मुझे जो पहला सवाल आपसे मेरे दिमाग में आ रहा है ना सेमवाल जी, वो ये आ रहा है कि मुझे लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। मुझे क्यों लगता है कि मुझे तो लोग मिल नहीं रहे, जो मेरे पास लोग हैं वो कम सैलरी पे काम नहीं कर रहे। अगर अनएम्प्लॉयमेंट होती तो मेरे से ज़्यादा सैलरी क्यों मांगते, तो मुझे लोग मिलते क्यों ना। आपको क्या लग रहा है इस सारी सिचुएशन में? आई थिंक आप जो कह रहे हैं मैं उससे बहुत हद तक सहमत हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट तो है, लेकिन उसका कारण है अनएम्प्लॉयबिलिटी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वैसे तो लगता है कि बेरोज़गारी बहुत है, लेकिन जब इंटरव्यू करने जाओ और फिर जब बंदों की सैलरी जब वो मांगते हैं और फिर जब उनका स्किल सेट देखो और उनका, अच्छा स्किल सेट से भी ज़्यादा उनका कमिटमेंट टू वर्क देखो, तो फिर लगता है यार ये बंदा तो 5,000 का भी नहीं है, मांगता 50,000 रुपये है। उस 50,000 में भी वो मतलब पहले कैलेंडर में छुट्टियां गिनने लग जाता है। तो फिर बंदा ना एज एन एम्प्लॉयर समटाइम्स फील्स कि यार मतलब ये क्या हो रहा है, मुझे बंदे नहीं मिल रहे। सो आई 100% अग्री। और जैसा कि आप जानते हो हमारा तो खैर ज़्यादातर काम कॉर्पोरेट्स के साथ है, MNCs के साथ है। अब इन टर्म्स ऑफ पेइंग मनी उनसे बड़ा तो कोई है नहीं। बट अब हम तो वहाँ भी रोज़ देख रहे हैं जी कि मतलब ऑन सच अ फैंटास्टिक सैलरी वहाँ भी नहीं काम करा पा रहे लोग। तो अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन उसके पीछे एक कारण अनएम्प्लॉयबिलिटी भी है। और एक दूसरा जो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है वो क्या हो गया है कि वंस समबडी हैज़ अ डिग्री, वो ये नहीं पूछता अपने आप से कि ये डिग्री मैंने कहाँ से ली है और किस तरीके से ली है और इस डिग्री में मैंने सीखा क्या है, मतलब मैं कंट्रीब्यूट क्या करूँगा। पर वो कहता है नहीं जी मेरे पास ये डिग्री है तो अब मैं इससे नीचे का तो काम ही नहीं करूँगा। तो अब क्योंकि डिग्री आसानी से उसी को बेंचमार्क मान रहा है, अपने आप ही मान रहा है, उसके अलावा कोई नहीं मान रहा, खुद ही मान रहा है। एंड देन ऑन टॉप ऑफ इट दे आर क्लेमिंग कि अनएम्प्लॉयड है। आई थिंक आई एग्री विद यू, अनएम्प्लॉयबिलिटी ज़्यादा है, उसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट है। तो एम्प्लॉयबिलिटी कैसे बढ़ेगी? आप क्या सलाह देना चाहते हैं यूथ को? यूथ को तो मैं क्या सलाह दूं, क्योंकि यूथ आजकल मुझे नहीं पता कितना सुनते हैं सलाह, खासकर हमारी एज ग्रुप वाले लोगों की। और आई थिंक हमारी एज में आकर ना वो सबको एक होता है कि कुछ ना कुछ सलाह जरूर देनी है। नहीं, हम अपना काम करते हैं और क्या। दैट्स व्हाट। सो हमारा मन बड़ा करता है उनको सलाह देने का। लेकिन जो आज की तारीख में जो यूथ है ना, ट्रस्ट मी 10 years फ्रॉम टुडे उनको वो सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी जो अभी आप और मैं उनको समझाना चाह रहे हैं। और अभी जो मर्जी समझा लो आप, वो अभी नहीं समझेंगे। बस सेमवाल जी, ये तो बचपन में समझ लो, आज से मैं 60 साल पहले भी यही बात सुनता था कि सियाने का कहा बाद में याद आता है। हाँ, और आमले का स्वाद है ना। तो आज भी वही है, आज भी वही है, तब भी वही था। तो हमारे बुजुर्गों ने भी यही काम किया और हम भी यही काम करेंगे, फिर हम बताते हैं सबको। हाँ, तो थोड़ा सा फर्क एक ये है कि अब सियाना वो है जो ये बात समझ जाए कि अभी कुछ नहीं समझाना। अच्छा उसको मार खाने दो, वो सियानेपन की निशानी है। नहीं सेमवाल साहब, मैं थोड़ा आपकी बात काट रहा हूँ, इसलिए काट रहा हूँ, मुझे मेरे ऑडियंस का पता है। मैं इसको ना फेसबुक पे डाल रहा हूँ इस शो को। हाँ जी। मेरे पेज पे केवल वही आया है जिसने सीखना है, क्योंकि मेरे पेज का नाम ही TS मदान लाइफ कोच है। तो मेरे पेज पे किसी को गाने सुनने को मिलने नहीं है, किसी को मजाक सुनने को मिलना नहीं है। हमने कहीं धर्म, कोई पॉलिटिक्स, कोई न्यूज़ डिस्कस नहीं करनी। तो एक ही सब्जेक्ट है मेरे वहाँ पर सीखने वाला। इसका मतलब जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो सिर्फ सीखने के लिए आए हैं, और हमारी सिखाने वाली वीडियोस बहुत अच्छी चलती हैं और मिलियंस में चले जाती हैं व्यूज़ उसके। हाँ, तो जो आपके फॉलोअर्स होंगे वो एम्प्लॉयड होंगे ऑलरेडी। सब तरह के वेले भी हैं जी बीच में। अच्छा, ओके। तभी तो ज्ञान मांग रहे हैं वो तभी तो ज्ञान मांग रहे हैं। देखिए वो ज्ञान, वो क्या कहते हैं ना जी, इन्फॉर्मेशन को भी लोग नॉलेज ही बोलते हैं। लेकिन नॉलेज का मतलब है प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन। एक आदमी अपने आप को ज्ञानी तब बोले जब उसने उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर लिया। हैविंग इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट नॉलेजेबल। तो अब आजकल आप और मैं तो जितना ज्ञान देंगे हमारी अपनी सीमा है, लेकिन इंटरनेट पे ज्ञान तो अब हर चीज़ पर अवेलेबल है ना। इन्फॉर्मेशन तो अब ऐसी कोई नहीं कि मैं कहूँगा कि ये सिर्फ सेमवाल दे रहा है इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन किसी और के पास है नहीं। तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के कारण लोग कुछ नहीं कर पा रहे, इसका तो कारण थोड़ा कम है। इनफैक्ट थोड़ा ओवर सप्लाई ऑफ इन्फॉर्मेशन है। सो प्रोसेस नहीं कर रहे इन्फॉर्मेशन को। जैसे मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, आज की तारीख में
कंज्यूम बहुत कर रहे हैं लोग मटेरियल, ऑनलाइन और अदरवाइज, मतलब 24 घंटे लोग लगे हुए हैं कुछ ना कुछ देखने में। लेकिन अगर आप किसी से पूछो कि क्या आपके दिन में कोई 2 घंटे हैं जब आप फ़ोन नहीं टच करते, डू यू हैव 2 आवर्स इन योर डे जब आप कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, किसी से बात भी नहीं कर रहे, आप किताब भी नहीं पढ़ रहे, टीवी भी नहीं देख रहे, अपना कोई काम भी नहीं कर रहे और सो नहीं रहे, वो 2 घंटे आपके पास हैं? अगर आंसर है यस, नाउ दैट्स द टाइम यू आर प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन। वो समय है जब आप कुछ क्रिएट कर पाओगे, कुछ समझ पाओ। अभी तो कंज्यूम कर रहे हैं। अच्छा, पर्पज ऑफ कंजम्पशन इज टू क्रिएट, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली मैं क्या देख रहा हूँ मदान साहब, द पर्पज हैज बिकम कंजम्पशन। मैंने ये वीडियो देखना है, ओके, फिर क्या करना है? मैं कुछ नहीं, फिर दूसरा देखना है। ओ यार, द पर्पज ऑफ कंजम्पशन इज टू क्रिएट। तो वो अनफॉर्चुनेटली लोग, क्योंकि आजकल इतना इजीली अवेलेबल हो गया एंटरटेनमेंट या मतलब अपने को एंगेज करना, लोग ना कुछ समय बिना टेक्नोलॉजी के नहीं रह रहे, जिसके कारण ये इंफॉर्मेशन ओवरलोड तो है लेकिन नॉलेज नहीं बन रहा हो। नॉलेज के लिए प्रोसेस टाइम बड़ा ज़रूरी है। और मैं तो हमेशा लोगों से कहता हूँ कम से कम 1 घंटा, जिस वक्त कोई नहीं होना चाहिए आपके आसपास, आपकी फैमिली भी नहीं, 1 घंटा अपने साथ बिता के देखो बिना सोए। बड़ी हैरानी होती है जब मैं ये सजेशन किसी को देता हूँ ना, 15 मिनट के बाद लोग ढूंढने लगते हैं कि क्या करूँ, और कुछ नहीं तो चलो थोड़ा झाड़ पूछी शुरू कर देता हूँ, और कुछ नहीं तो चलो किसी को फ़ोन करो। अच्छा, किसको फ़ोन करोगे? अपने जैसे किसी को करोगे कि और भी तो क्या कर रहा है? अगर कुछ नहीं किया तभी तेरे को किया है। और मतलब दे आर कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड इन समथिंग और द अदर, इसलिए वो उसको प्रोसेस नहीं कर पाते। तो अगर इस कंजम्पशन के साथ थोड़ा 1 घंटा आदमी रोज अपना प्रोसेस भी कर लेना, तो आई थिंक बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जी आज के टाइम में। तो उसके लिए खाली बैठना, जो खाली बैठना उसको लग रहा है 1 घंटा, वो एक्चुअली खाली बैठना नहीं है, वो सबसे बड़ा काम है। दैट्स द मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम। जैसे मैं तो क्योंकि कॉर्पोरेट्स के साथ काम करता हूँ, देखिए मैं लोगों से पूछता हूँ जी कि आपके जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो ना, उसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। हाँ जी। एक को मैं कहता हूँ रूटीन और दूसरे को मैं कहता हूँ वर्क। ओके, रूटीन एंड वर्क। वर्क, ठीक है। लोग वर्क को ही रूटीन बोलते हैं और मेरी डेफिनेशन अलग है। मैं ये नहीं कह रहा मैं जो डेफिनेशन दे रहा हूँ वो सही है, लेकिन मुझे अपने को मैंने समझाई हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर मी, अगर मुझे आज बुलाती है कोई कंपनी कि जी आओ साहब ये 1 घंटे का लीडरशिप प्रोग्राम कर दो, मुझे उसके लिए कोई तैयारी नहीं करनी। मैं वो प्रोग्राम 1000 बार पहले कर चुका हूँ। मेरे को आप रात को 2:30 बजे भी उठा के कहोगे तो मैं वो प्रोग्राम वैसा ही कर दूंगा जैसा मैंने पहले किया है। सो डूइंग दैट 1 आवर प्रोग्राम ऑन लीडरशिप इज माई रूटीन। ओके, दैट इज माई रूटीन। उसके लिए मुझे कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं करनी होती। वो लेकिन मेरा टाइम कंज्यूम करता है, लेकिन वो मेरी रूटीन एक्टिविटी है। वर्क मैं उसको कहता हूं जिसमें मैंने कुछ वैल्यू ऐड की है, देन इट इज क्वालिफाइड टू बी कॉल्ड वर्क। साइंस की डेफिनेशन है ना, फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्टेंस कवर्ड। तो अगर फोर्स इज अप्लाइड इन नो डिस्टेंस कवर्ड तो नो वर्क डन, साइंस की परिभाषा के अनुसार। वो बात और है कि साधारण भाषा में लोग क्या कहते हैं, बहुत काम करता हूं पर कुछ हो नहीं रहा है। ओ महाराज, अगर कुछ हो नहीं रहा तो आप चेक करो, भी काम नहीं हो रहा है, कुछ और हो रहा होगा। सो वर्किंग जो है वो कब होगी, जब आप इस इंफॉर्मेशन को लेने के बाद कुछ प्रोसेस करोगे, तभी तो कुछ वैल्यू एडेड काम करोगे ना, नहीं तो ग्रोथ कैसे होगी। सो फॉर ग्रोथ दिस 1 आवर टाइम विद योर सेल्फ, और वो सोए नहीं, जागृत अवस्था में वो 1 घंटा अपने साथ आदमी लगाए, तो फिर इस इंफॉर्मेशन के साथ कोई डंका कर सकता है। तो 1 घंटा क्या सोचे, जो उसने पहले सीखा है उसके बारे में। वन गुड थिंग अबाउट माइंड, इट डज नॉट स्टॉप। जैसे कई लोग कहते हैं ना थॉटलेस हो जाओ, ये भी एक थॉट ही है कि थॉटलेस हो जाओ। एक्चुअली क्या है कि एवरी सेकेंड वन आवर आईज आर ओपन, हम कुछ ना कुछ तो परसीव कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो ऑब्जर्व कर रहे हैं, जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन अंदर जा रही है। लेकिन अब वो जा रही है, उसके बाद अब उसका करना क्या है, उसके लिए यू नीड दैट 1 आवर जिसमें द ब्रेन ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स सेग्रीगेटिंग इट। और जब थोड़ा सा आप डीपर लेवल पर जाओ तो फिर आप ध्यान दो कि विचार कैसे चल रहे हैं, उसकी प्रोसेसिंग देखो। अगर आप उसकी प्रोसेसिंग ऑब्जर्व करना देखने लग जाओ तो फिर और बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने शुरू हो जाती हैं। लेकिन पहला स्टेप, बेबी स्टेप ये है कि आप 1 घंटा बैठो, और उस 1 घंटे में पहले महीने में आप परेशान होंगे क्योंकि कुछ नहीं समझ आएगा,
कि करना क्या है, वो बार बार अंदर से आएगा कि करना क्या है, करना क्या है। नहीं, मैं भी अड़ गया हूँ इसी बात पे अभी। अभी तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं अपने आप को 2-3 जगह पर देख रहा हूँ। हाँ, एक तो देख रहा हूँ, कल मैंने एक किताब पढ़ी, ठीक है, आज उस 1 घंटे में उस किताब के बारे में सोचा कि क्या क्या मैंने पढ़ा था यार, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। राइट। ठीक है, मेरे अंदर जो डाउट बन रहा है वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। दूसरा, मैं ये सोच रहा हूँ कि कल मैंने एक कॉमेडी शो भी देखा था जिसमें कुछ बोला नहीं गया था, केवल इशारे किए गए थे। गिर गया है, छिलके से गिर गया, लोग हंस गए हैं, फिर उसने नाक बनाया, लोग हंस गए, किसी ने ऐसा किया, लोग हंस गए। वो भी मुझे याद आ रहा है। जब वो मुझे याद आ रहा है तो वो मुझे अभी लग रहा है कि वो और पार कर रहा है, वो मुझे डोमिनेट कर रहा है, वो वही याद आई जा रहा है, मैं अभी खुश हो रहा हूँ। ये 2 दुविधा तो रहेंगी ना सबके साथ। हाँ, दिस इज द स्टार्टिंग प्रोसेस। हाँ हाँ, आप इसको साधारण भाषा में, मतलब इट आई माइट साउंड स्पिरिचुअल दैट वे, आई एम नॉट अ स्पिरिचुअल पर्सन, बट आप ये समझो जैसे ये थॉट फैक्ट्री है। जैसे आपको विचार उसी चीज़ का तो आता है जिसके बारे में आपने पहले या तो पढ़ा है, सुना है, एक्सपीरियंस किया है। ऐसा तो कोई विचार नहीं आ सकता जो मतलब समझ नहीं आ रहा कि किस चीज़ का विचार आ रहा है, ऐसा तो कभी नहीं होता। सो बेसिकली थॉट प्रोसेस मीन्स व्हाट? चर्निंग ऑफ व्हाट यू ऑलरेडी नो। यही तो कर रहा है ना ब्रेन, और क्या कर रहा है? एग्जैक्टली, राइट। जब आप 1 घंटा इसका ये तमाशा देखने लग जाते हैं कुछ समय के बाद, तो फिर आपको समझ में आने लग जाता है कि एक्चुअली मेरी ज़्यादातर समस्याओं की जड़ यही है, जिससे बचने के लिए लोग पेन किलर्स ढूंढ रहे हैं। यू नो, समस्या तो जैसे आपको और मेरे जैसे लेवल पर, जैसे अगर मैं अपने आप से पूछूं, जो थोड़ा बहुत मैं आपके बारे में अंदाज़ा लगा रहा हूँ, आपको और मुझे कोई रियल इश्यूज, रियल समस्याएं कम ही होंगी, लेकिन परेशानियां हमको भी होंगी। और वो जो इश्यूज हैं वो रियल हैं या वर्चुअल ज़्यादा हैं, वो थॉट लेवल पर है या रियलिटी के लेवल पर है, वो अगर आप और मैं थोड़ा 1 घंटा बैठ के जब इसको चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो फिर लॉट ऑफ क्लैरिटी स्टार्ट्स डॉनिंग। और विचारों की जो फ्यूटिलिटी है, विचारों की जो मतलब क्या कहते हैं जी, जो विचारों का मतलब बेकारपन है, वो धीरे धीरे ना थोड़ा आपको क्लियर होने लग जाता है। और आपको फिर ये भी पता चल जाता है कि अगर जैसे आप 1 घंटा आप बैठे, तो आपने कल एक किताब पढ़ी है, अब आप उसके बारे में सोच रहेंगे, विचार आएंगे, विच इज़ ओके। यहाँ तक विचार आपके बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद बंद हो जाएगा। फिर ये आपको ना उस थ्रेड से कहीं और ले जाएगा, फिर कहीं और ले जाएगा। जब आप 1 महीना इसको करते रहते हैं, तो फिर आपको ना ये दौड़ना भागना दिखने लग जाता है कि ओ, मैं बैठा तो ये था कि मैं इस किताब के बारे में सोचूंगा, लेकिन मैं तो अब यहाँ पहुँच चुका हूँ, अब ये विचार तो यहाँ है, नो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। उसको वापस ला पाएंगे। और धीरे धीरे सर एक स्टेज आती है, देन इस 1 घंटे के लिए आप कुछ भी त्याग करने को तैयार हो जाते हैं, बिकॉज दैट बिकम्स योर मोस्ट प्रोडक्टिव आवर। यू स्टार्ट गेटिंग लॉट ऑफ क्लैरिटी अबाउट योर सेल्फ, about your own issues, about your surroundings, and lot of real transformation starts happening, not pretension. तो हम इसको मेडिटेशन भी कह सकते हैं। देखिए, मैं तो मेडिटेशन करता नहीं, तो मैं नहीं कह सकता। मैंने पूछा इसीलिए क्योंकि मैं भी नहीं करता ना, मैं कहा शायद ये इसको कहते होंगे। मेरे को तो मेडिटेशन को हिंदी में शायद ध्यान लगाना कहते हैं। हाँ, मेरा कहना है जी कि आप जो भी करें उसको ध्यान से करें। ओके, गुड। जैसे मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूँ ना, तो अब मैं आपकी बात को सुनूं। अब मैं इस कमरे में हूँ, इस कमरे में आने से पहले मैं बिल्कुल दूसरी जोन में था, इस वक्त मैं बिल्कुल दूसरी जोन में हूँ। तो जहाँ हूँ वहाँ ध्यान से रहूँ, इतना ही मुझे करना आता है जी। स्पेशली बैठ के कैसे ध्यान लगाया जाता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन जब आप 1 घंटा अपने साथ बैठते हैं, आप अपने विचारों पर ध्यान दें कि आप सोच क्या रहे हैं, दैट्स इट। और विचार रुकेंगे नहीं, आप चिंता ना करें। लेकिन जैसे जैसे आप इनको देखने लग जाते हैं अकेले में, तो आपकी क्वालिटी ऑफ थॉट्स पे फ़र्क आता है। जैसे मैं अपने प्रोग्राम में अक्सर लोगों से कहता हूँ कि भाई ये थॉट फैक्ट्री है। अगर फेसबुक पे रोज़ पूछ रहा है ना फेसबुक, व्हाट्स ऑन योर माइंड, अगर जो जो हमारे दिमाग में चल रहा है ऑटोमेटिक पोस्ट होना शुरू हो जाए फेसबुक पे, तो हम में से कितने लोग इज्जतदार कहलाएंगे? थैंक गुडनेस क्वालिटी गेट लगे हुए हैं कि हर तरह का विचार जो आ रहा है वो बाहर जाता नहीं है। नहीं, बस सेमवाल जी, मुझे लगता है कि जा वही रहा है। अगर आप सोशल मीडिया पे सब तरह के लोगों को देखो, क्योंकि आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग बहुत
चूजी होते हैं वीडियोस देखने के समय कि अपनी मर्जी की देखनी है, जिसमें हमारी वैल्यू एडिशन हो सके, दिमाग में यही रहता है क्योंकि बचपन से ये आदत पड़ी हुई है। अगर बाकी की वीडियोस भी देखो, मैंने अब मान लो मैं अपना व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाता हूं, मेरे व्हाट्सएप का स्टेटस वही है जो मेरा स्टेटस है, मेरी फेसबुक की जो स्टोरी वही है जो मेरी स्टोरी है, वो नकली नहीं है। अगर वहां पर मैं कोई गाली निकाल रहा हूं तो मैं गाली निकालता हूं अपनी लाइफ में। आपको क्या लग रहा है सारी चीज पे? नहीं, अब आपकी तो आप सही बताएंगे ना। नहीं, आपको क्या लग रहा है? ऐसे आपका जो दिमाग में चल रहा है वही अगर सोशल मीडिया पे डाल रहे हो आप, हाँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे अपना पता है जी। ऐसे पर बहुत लोग सारे विचार प्रिटेंड हैं, कर सकते हैं लोग ऐसे बहुत सारे विचार हैं जो मैं चाहूं भी तो नहीं डाल सकता फेसबुक पे, गालियां पड़ेंगी। हाँ, तो यहां पर आप सिलेक्टिव हो गए हो, पर अगर आप फेसबुक पे लोगों को देखोगे तो लोग प्रिटेंड नहीं कर पाएंगे। प्रिटेंड करने के लिए 2-3 लोग ही प्रिटेंड कर सकते हैं, या जिन्होंने लाइफ देख ली है, एक्सपीरियंस हो गया है, अब उनको पता है क्या किसी को बताना है और क्या नहीं बताना है, कहां पर, और या फिर एक्टर कर सकते हैं। तो सब दुनिया तो एक्टर है ही नहीं, ना ही सारी दुनिया मैच्योर्ड है। मैं वैसे तो आपको सुनने के लिए बुलाया, मैंने बोलना शुरू कर दिया। नहीं, आप ठीक बोल रहे हैं। देखिए, मैं तो दूसरे पे नहीं कह सकता, हाँ हाँ, लेकिन जो मैं अपने को ऑब्जर्व करता हूँ, ऐसे मेरे बहुत सारे विचार हैं जो भगवान ना करे फेसबुक पे पोस्ट हो जाएं। अगर वो पोस्ट हो गए, आप मुझे दूसरा इंटरव्यू लेने के लिए नहीं बुलाओगे। ओके जी। एंड थैंक गुडनेस कि मेरे क्वालिटी गेट चल रहे हैं, वो विचार फेसबुक पे नहीं जाते, फिल्टर हो रहे हैं सारे, नहीं जाते, हम वो विचार नहीं डालते। सही, राइट, नहीं डालते। इसी को सेंसिबल होना कहते हैं। वो कहते हैं ना, एनीथिंग ऑन योर लंग शुड नॉट बी ऑन योर टंग। मतलब जो आप अंदर सोच रहे हो वही आप बोल देते हो, ऐसा नहीं कर सकते। अब आप अंधे आदमी को अंधा थोड़ी बोलते हो उसके चेहरे पे। कोई थोड़ा कद किसी का छोटा रह गया तो आप उसको नाटा थोड़ी बोलते हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि जो शब्द मेरे अंदर आ रहा है मैं उसी शब्द में उस बात को कह रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि मैं उस भावना को उस सामने वाले को वैसे ही पहुंचा दूं उस तक जैसा मैं फील कर रहा हूं, क्योंकि कई बार वो अनसिविलाइज्ड भी तो है। तो थैंक गुडनेस ये काम कर रहा है। लेकिन जो मेन क्वेश्चन है जो मैं अपने आप से पूछता हूं कि सेमवाल वो बाहर नहीं गया, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो विचार बन तो रहा है ना तेरे फैक्ट्री में। जी जी, वो विचार बन तो रहा है ना, आप उसको रोक पा रहे हो अभी, लेकिन बन तो रहा है। मैं गाली निकाल नहीं रहा किसी का, लेकिन गाली मेरे अंदर आ तो रही है। तो ये जो गाली आ रही है ये क्यों आ रही है? क्योंकि जो मेरा जो फैक्ट्री है, इसमें जो सप्लाई है रॉ मटेरियल की, वो ऐसे ऐसे वेंडर से है कि ये तो ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है। अभी तो हम उसको वो रख देते हैं कि भाई ये एनजी है, नॉट गुड प्रोडक्ट है, ये बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन फैक्ट्री में अगर रॉ मटेरियल अभी भी जा रहा है तो फिर इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, एक दिन ताला खुल जाएगा और फिर आप जैसे कह रहे हो कि फिर लोग सोशल मीडिया पे भी वही सब कहना शुरू कर देते जो अंदर है। सो द रियल क्वेश्चन इज कि यार ये हमारी जो फैक्ट्री है इसमें रॉ मटेरियल की सप्लाई कहाँ से हो रही है? तो जब आप 1 घंटा अपने साथ बैठते हो तब आप इन गहरी चीज़ों की तरफ जाने लगते हो और तब रियल ट्रांसफॉर्मेशन होती है, नहीं तो प्रिटेंशन है। मैं बड़ा फर्म यकीन करता हूँ जी इस चीज़ में, प्रिटेंशन लीड्स टू टेंशन। जो आदमी प्रिटेंड कर रहा है वो दुनिया को ना पता चले खुद टेंशन में है, उसको स्ट्रेस रहेगा। स्ट्रेस तो सबको ही रहता है, लेकिन इसको दूसरी क्वालिटी का रहेगा। देखिए, एक तो परफॉर्मेंस का भी स्ट्रेस होता है, वो ठीक है, वो स्ट्रेस तो इज रिक्वायर्ड, पर एक वो स्ट्रेस है भाई साहब जो बिना रात को दारू पिए बंदा सो नहीं सकता। ठीक है जी, मर्सिडीज गाड़ी में बैठा है आदमी, अंदर टेम्परेचर 21 डिग्री है, यहाँ पर 55 डिग्री है। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रिटेंडेड लाइफ है ना, प्रिटेंडेड लाइफ है। जैसे हमारी सोशल मीडिया की भी जो जिंदगी है, अब एक क्या 10 लाख फॉलोअर्स हैं और आत्महत्या कर रहे हैं लोग। बैंक में 3.5 करोड़ रुपए सेविंग में पड़ा हुआ है और बंदे ने आत्महत्या की है। अब ये नाम बताने की जरूरत नहीं है कितने। वाई? लॉट ऑफ प्रिटेंशन इज गोइंग ऑन, पीपल आर ट्राइंग टू प्रिटेंड व्हाट दे आर नॉट, और इवेंचुअली वो किसी और को नहीं, किसी और को तो शायद फायदा ही कर रहे हैं प्रिटेंड करके, अपना नुकसान कर रहे होते हैं, विच इज आई थिंक नॉट रिक्वायर्ड। अगर लोग 1 घंटा
थोड़ा अपने साथ बैठ जाएं। जैसे स्वामी विवेकानंद यूज्ड टू से दैट इफ़ यू आर नॉट स्पेंडिंग 1 hour एवरी डे विद योरसेल्फ, यू आर मिसिंग अ गुड कंपनी, यू आर मिसिंग अ गुड कंपनी। तो अपने साथ 1 घंटा, लेकिन निष्पक्ष भाव से अपने विचारों को बंदा देखे, और धीरे धीरे, ये टाइम लगता है जी, मेरे को तो अभी इसको प्रैक्टिस करते हुए 5-6 साल हुए हैं, अभी भी बड़े बाजे बजते हैं, लेकिन 5-6 साल पहले जितना बजता था उससे बड़ा कम बजता है जी अब। इम्प्रूवमेंट हो रही है। ऑफ कोर्स इम्प्रूवमेंट होती है। और व्हाट आई हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग इज इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन सक्सेस, अ पर्सन शुड लुक ऑन द ट्रेंड, क्योंकि सक्सेस तो एक दिन आएगी, लेकिन अगर आप सही दिशा में हैं, अगर ट्रेंड ठीक चल रहा है ना, दैट इज गुड इनफ। सो अ पर्सन शुड फोकस ऑन द ट्रेंड। तो मैं अभी कामयाब हो गया हूँ इस चीज़ में, वो नहीं है बड़ा सवाल। बड़ा सवाल ये है इम्प्रूव हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ। तो अगर ट्रेंड इंप्रूवमेंट का है, वंडरफुल, मेरे को बड़ी तसल्ली है जी। लेकिन अगर ट्रेंड इधर उधर हिचकोले खा रहा है, फिर आई नीड टू चेक कि मेरा इसको अपना तरीका चेंज करना होगा। सो दैट्स व्हाट आई बिलीव, 1 घंटा अपने साथ। एक वीडियो में आपने जिक्र किया था कि मुझे समझना है उस चीज़ को, मैं नहीं समझ पाया और मुझे मौका मिला है, सामने आए हो आप, कि जहाँ पर आज हो 5 साल के बाद उस लेवल पे नहीं होंगे। अब रिकॉल कर पा रहे हो अपनी बात ना? उसको समझना चाह रहा हूँ मैं, वो क्या कहना चाह रहे थे आप? कुछ किताबें पढ़ने की बात थी, कुछ ऐसा? देखिए, मैं इसको 2-3 एंगल से कहता हूँ। एक तो मैं कई लोगों से ये कहता हूँ, जैसे सपोज मेरे सामने कॉलेज के बच्चे हैं, हाँ हाँ, एक ही कॉलेज के हैं, एक ही क्लास के, एक ही सब्जेक्ट के हैं, और एक ही कंपनी ने हायर किए हैं, होती है ना हायरिंग। तो मैं इनको कहता हूँ भाई देखो, तुम लोग एक चीज़ सुनो, आज तुम 30 बच्चे, सेम कंपनी, सेम सैलरी, तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, लेकिन 5 साल बाद तुम सेम लेवल पर नहीं होगे। अब इससे नहीं फर्क पड़ता कौन सप्लीमेंट्री से पास हुआ है, कौन फर्स्ट डिवीजन से सेकंड डिवीजन, अब एक पॉइंट पर आकर तुम सब बराबरी पे आ गए हो, लेकिन अब भी 5 साल बाद तुम सब बराबर के लेवल पर नहीं होगे। तो क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करेंगी उनको? जैसे मैं समझता हूँ कि बुक्स हो गई, एनवायरनमेंट हो गया, और क्या क्या हो सकता है जो उनको इफेक्ट करेगा इन 5? यहाँ कहाँ पर वो इंटेंशनली काम करें, वो एफर्ट्स लगाएं कि भाई मुझे इस चीज़ के साथ। देखिए, फॉर यंगस्टर्स जो मैं पहली चीज़ कहता हूँ, जब भी वो अच्छी कंपनी में आ जाते हैं ना, द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट आई सी इज दे स्टार्ट विद द अचीवर्स माइंडसेट। अब जैसे कोई आईआईटी से आ गया है जी, ग्रेजुएट हो गया है, तो अब वो तो अचीवर है ना। आईआईटी में पहले तो एडमिशन होना ही अचीवमेंट होती है, उसके बाद वो आईआईटी से फिर इंजीनियर भी बन गया है, तो वो तो सुपर अचीवर है। पर वो एक चीज़ भूल जाता है कि भाई अब जब आप जिस कंपनी ने आपको हायर किया है, यहाँ आपका भी कंट्रीब्यूशन 0 है, लेकिन तनख्वाह पहले महीने से चालू है। यहाँ और कंपनी ऑलरेडी चल रही है, प्रोसेसेस हैं, सिस्टम्स हैं, यहाँ आपका अभी कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो यहाँ आप अचीवर माइंडसेट से ना रहें, यहाँ आप लर्नर माइंडसेट से रहें, यहाँ पर भी सीखें। वो डिग्री आपके पास आ गई, उसकी इज्जत करते हुए कंपनी ने रख लिया इस पैकेज पे, पर गुरुदेव नाउ यू नीड टू स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग एंड एक्चुअली यू नीड टू लर्न सम प्रैक्टिकल थिंग्स नाउ, जिससे कंपनियाँ चल रही हैं। तो अब क्योंकि लोग अचीवर माइंडसेट से आ जाते हैं, तो फिर मैंने देखा कईयों को डिरेल होते हुए बाद में। उनको लगता है कि मैं सीख चुका हूँ, क्योंकि वो तो आईआईटी का इंजीनियर है या आईएएम से पढ़ के आया, और क्या सीखूंगा। हाँ, सो सम ऑफ देम मेक दिस मिस्टेक। बाकी तो खैर जो लोग आईआईटी आईएएम से आते हैं, जो समझदार होते हैं, उनको अकल होती है कि ऐसे नहीं करना है, पर कुछ होते हैं जी, तभी 5 साल के बाद का फर्क तो फिर ये 5 साल में फर्क आ जाता है। तो पहला इस माइंडसेट से आ जाता है दैट दे बिलीव दे हैव अचीव्ड। दूसरा जो है, जो अब पता नहीं है हमने सही सीखा है गलत सीखा है, वर्क एथिक्स। कि यार अपनी 8 घंटे की रोटी ना खुद कमाओ यार। हर रोज सोचो कि इस कंपनी में जहां मैंने आज 8 घंटे लगाए हैं, यार मैंने अपनी रोटी कमाई है कि इन्होंने मेरे को पकड़ा दी है। और देखो, जो रोटी पकड़ा दी गई है ना, वो फिर आपकी कमाई नहीं है, वो किसी और ने चंदा दिया है, और चंदे पे पलने की आदत ठीक नहीं है। तो स्ट्रांग वर्क एथिक्स, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को, अपने आप से एक फार्मूला पूछा करो, इज माई वैल्यू एडिशन मोर देन माई टेक अवे? इज माई वैल्यू एडिशन मोर देन माई टेक अवे? आप हर रिलेशनशिप में ना कुछ ले रहे होते हैं सामने वाले से, जाने अनजाने में, लेकिन अपने आप से ये भी पूछते रहो कि उस रिलेशनशिप में आप कुछ दे भी रहे हो कि मतलब सामने वाला ही प्रदान किया जा रहा है। और किसी भी रिलेशनशिप में अगर कोई एक ही आदमी दिए जा रहा है, तो वो रिलेशनशिप उस आदमी की वजह से चल रही है, आपकी वजह से नहीं चल रही। और जिस दिन उस आदमी ने डिसाइड किया कि मेरे को ये रिलेशनशिप नहीं चलानी,
तो आप खतरे में होगे, देना बंद कर देगा जो भी वो दे आप रहा खतरे में जी रहे हो ना। अब चाहे वो कंपनी हो चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो। सो अ पर्सन शुड ऑलवेज बी थॉटफुल अबाउट दिस, दैट एम आई क्रिएटिंग इनफ वैल्यू फॉर दिस प्लेस। और इसमें मैं कोई एहसान नहीं कर रहा उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, उसने मुझे मौका दिया है साथ काम करने का, तो मुझे वैल्यू ऐड करनी चाहिए उस संस्था में। तो इट्स अ वेरी सिंपल फैक्ट। और हमने भी जब नौकरी की है साहब, इस चीज़ का शुरू से ध्यान रखा है। अच्छा, आज भी जैसे अगर मैं आपके साथ इस चर्चा के लिए आया हूँ ना, तो मेरे दिमाग में ज़्यादा ये होगा कि इससे मदान साहब को कुछ वैल्यू ऐड होनी चाहिए, क्योंकि समय लगा है ना। तो मदान साहब की कुछ वैल्यू ऐड होनी चाहिए, तभी फायदा, नहीं तो क्या फायदा है। सो ऑलवेज अ पर्सन शुड थिंक अबाउट द वर्क एथिक्स, कि माई वैल्यू एडिशन शुड बी मोर देन माई टेक अवे। तीसरी चीज़ जो मैंने कामयाब होते देखे हैं जी लोग कॉर्पोरेट्स में, तो वो देखे हैं जो अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहते हैं। डिग्री देखिए, ज़्यादातर लोग ना पढ़ाई तब तक करते हैं जब तो माँ बाप ने फीस भरी है। ये अपडेट एंड अपग्रेड में फ़र्क क्या है मुझे? अपग्रेड तो ये है कि आप एग्जिस्टिंग में ही अपने आप को अपग्रेड कर लो, आप उससे हायर लेवल पे। जैसे कोई ग्रेजुएट है, तो पोस्ट ग्रेजुएट हो जाए, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाए। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद भी अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड अपडेटेड रहो। ओके। क्योंकि देखो, जो डॉक्टर बन गया था आज से 25 साल पहले, वो आज भी अपने आप को अपडेटेड रखता है। एमडी बन चुका है ना, अपग्रेड तो कर चुका है एमबीबीएस से, लेकिन आज भी अपने को सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं आज भी डॉक्टर्स। और आई एम श्योर आपके आसपास जितने लोग डॉक्टर्स हैं आप जानते होंगे, सबसे ज़्यादा पढ़ना पड़ता है डॉक्टर बनने के लिए। और डॉक्टर बनने के बाद भी पढ़ना होता है, और जितना बड़ा डॉक्टर हो जाता है उसको उतना ज़्यादा पढ़ते रहना पड़ता होता है। और जैसे वकील भी शायद यही कुछ करते हैं, वकीलों को भी यही करना चाहिए। हाँ, तो लेकिन वो पढ़ाई डॉक्टरी की थोड़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जो करता है वही अपडेट हुआ, वही, नहीं तो बंदा डेरिंग नहीं तो फिर आप ऑब्सोलीट हो जाते हो ना। तो अब डॉक्टर्स को पता होना चाहिए कि भाई इस बीमारी का इलाज उस देश में आ चुका है। अब भले ही आप एमडी हो, लेकिन अब आप 15 साल पुरानी वाली दवाइयाँ थोड़ी रेकमेंड करोगे। तो वो अपडेट होना होता है, और अदरवाइज अपने को अपग्रेड करते हैं। तो जो लोग अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते हैं, मैंने देखा है जी, दे डू वेरी वेल। उनको ऐसे तनाव नहीं रहते कि नौकरी रहेगी जाएगी। लेकिन जो वैल्यू नहीं ऐड कर रहा है, वो सारा दिन दुख दुख में रहता है। तो वही जो आपका पहला था ना, अनएम्प्लॉयबिलिटी इसलिए भी है कि लोग वैल्यू ऐड नहीं करते, लेकिन अनटाइटल्ड रहते हैं। मेरे पास एक बंदा आया, सैंपल साहब, कहता है कि मैं किसी कार शोरूम में काम करता था, तो उन्होंने निकाल दिया है। अपनी वाइफ के साथ आया, अब बहुत दिक्कत में आ गए हम लोग। मैं कहा, तुझे निकाला क्यों, पहले मुझे ये तो बता दे, ताकि तुझे कहीं और लगवाऊं तो मुझे पता तो हो कि तेरे पास क्या है क्या नहीं है। कहते बस जो कहते जी अब काम और है नहीं। ओके। जितना काम था, मंदी चल रही है, रिसेशन है, तो हमारे पास काम ही नहीं है। मैं कहा, इसका मतलब उन्होंने कंपनी बंद कर दी है, शोरूम बंद कर दिया है। कहते नहीं, बंद नहीं किया उन्होंने, मेरे लिए बंद कर दिया। कुछ लोग निकाले हैं। कितने निकाले हैं, वही अव्वली बात आ गई ना, कितने निकाले हैं? कहते जी कोई 6 निकाले हैं। टोटल कितने हैं? टोटल 12 थे। तो उन्होंने 6 निकालने थे, तो उन्होंने 6 वो निकालने थे फिर, ऑफ कोर्स, जो उनके काम के नहीं रहे। तो इसका मतलब है कि कंपनी बंद नहीं हुई, उन्होंने वो बंदे निकाल दिए हैं जो उनके काम के नहीं थे, फालतू खा रहे थे। फेसबुक ने बंदे निकाले हैं, सब तो वही निकलेंगे, गूगल ने बंदे निकाले हैं। वही निकलेगा ना जो काम का जो एक्सेस बैगेज है। हाँ, अब जब हमारे पूर्वज बंदर का सिर्फ पूंछ ही कम हुई है, जिसकी काम जरूरत नहीं थी, और तो कुछ काम हुआ ही नहीं आज तक। हमारे बाकी सारे बॉडी पार्ट्स तो वही रहे, पूंछ ही कम हुई है, इसकी जरूरत नहीं, इसको निकाल दो भी। हाँ, अभी बस ये वाला जो ये पोर्शन है ना जी, ये अननेसेसरी है, इसका कोई काम नहीं है, ये अभी भी टंगा हुआ है। ये भी निकल जाएगा, ये गायब हो जाएगा। वैसे भी लोग सुनते कम है, तो वैसे भी अननेसेसरी उसी लिए है ना। नहीं, ये जो बाहर का कवर है ना, अच्छा, इसका कोई यूटिलिटी नहीं है बजाय सिर्फ चश्मा डालने के। अच्छा, आप बताओ ना इसका क्या यूज है? ये एक्स्ट्रा पीस ऑफ, मुझे बिल्कुल नहीं पता साइंस के बारे में। अरे इसका कुछ नहीं है ना। हाँ, अच्छा। तो अब ये सिर्फ चश्मा रखने के काम आता है, तो धीरे धीरे ये गायब हो जाएगा। तो जो हेयर स्टाइल है वो भी कहीं ना कहीं में, हाँ, वो सब चेंज हो जाएंगे। नहीं, हमारे लिए तो बहुत आसान है, हम तो पगड़ी बांधते हैं और हमारा तो कवर हो जाता है सारा कुछ। एक मैंने मैं काफ़ी आपकी चीज़ों से प्रभावित हूँ सेमवाल जी। मुझे एक तो आपका स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, जो आप बड़े आसानी से बात कहे जाते हो, और आसानी से कहने के बाद आप एक लाइटली बात कहने के बाद ये कह जाते हो कि बात तो मैंने लाइटली कही है, पर आप लाइटली लेना ना, है ना? वो बड़ा ज़रूरी है जी, वो बड़ा ज़रूरी है।
एक डमरू वाली स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी, हाँ जी, वो मेरी फेवरेट है जी। वो मैं चाहूँगा कि मेरे व्यूअर्स को आप सुनाओ, क्या है वो? ओके। और डमरू वाली स्टोरी ऐसी है जी कि एक गांव में बड़े समय से बारिश नहीं हो रही थी, सूखा पड़ गया था। क्योंकि स्टोरी है तो स्टोरी कहती है कि गांव वालों ने इंद्र देवता की थोड़ी इंसल्ट कर दी थी, पूजा वूजा नहीं की होगी। तो इंद्र देवता नाराज़ हो गए, तो उन्होंने फरमान जारी किया जी भाई इस गांव में बारिश नहीं होनी चाहिए। तो जब 2-3 साल हो गए तो गांव वाले परेशान हो रहे थे। तो किसी ने बताया भाई शंकर जी के पास जाओ, वो कर सकते हैं कुछ। तो शंकर जी के पास गए गांव वाले कि महाराज ये इंद्र देवता बारिश नहीं करा रहा, आप प्लीज़ कुछ कर दो। तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारे आने से पहले जो है इंद्र देवता आके गया है, उसने कहा है कि भाई ये हमारा और गांव वालों के बीच का, आप इंटरफेयर ना करें। गांव वालों ने कहा अरे सर हमें पता है आप डमरू बजाते हो, बारिश हो जाती है, आप बजा दो। मैंने कहा भाई सॉरी, कांट इंटरफेयर। तो स्टोरी ये कहती है कि गांव वाले निराश होकर चले जाते हैं। तो पार्वती जी को थोड़ा मन होता है कि ज़रा देखूं गांव। तो वो गांव जाके वेश बदल के उस गांव में जाती हैं। तो क्या देखती हैं कि एक किसान जो है अपने बैलों को खेत में उसने जोत रखा है और हल लगा रहा है। तो पार्वती जी उसके पास जाके कहती है भाई मुझे पता चला तुम्हारे यहाँ बारिश नहीं होती है और आगे भी नहीं होनी और बातचीत भी फेल हो गई है, तो तू खेती में ये हल लगा के क्या करेगा? तो किसान कहता है देखो जी मैं साधारण किसान हूँ, मेरा काम है खेत को बारिश के लिए तैयार रखना। बारिश हो ना हो इंद्र देवता के ऊपर है, गांव वालों के ऊपर है, शंकर जी के ऊपर है। लेकिन मेरे जिम्मेदारी इतनी है कि मैं कहीं बैठे बैठे हल लगाना ना भूल जाऊं और मेरे बैल कहीं खेती करना ना भूल जाएं। तो मैं तो हर साल जी अपने खेत को तैयार रखता हूँ। बारिश हो गई तो रब दी मेहर है, नहीं हुई तो कोई बात नहीं जी, मैं फिर अपना काम तो करके रखूँ। सो पार्वती जी लाइक दिस स्पिरिट ऑफ दिस फार्मर। तो वो एज़ यूजुअल शंकर जी के पास जाती हैं कि जी प्लीज़ मैं गांव में होके आई हूँ, बड़े अच्छे लोग हैं, आप डमरू बजा दो। तो शंकर जी कहते मैंने आपसे कहा था कि इस मामले में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो पार्वती जी मुस्कुराते हुए कहती हैं कि शंकर जी मुझे असली कारण पता है, आप डमरू क्यों नहीं बजा रहे? तो शंकर जी कहते क्या कारण है? कहती जी एक्चुअली आपका भी डमरू अब बजता नहीं है। तो शंकर जी इस बात से कहते नहीं कैसी बात कर रही है ये देख। तो स्टोरी ये कहती है कि इस तरीके से डमरू से बारिश होगी। तो ये स्टोरी मैं लोगों को इसलिए बताता हूँ कि देखिए अब ये भी बड़ा अहंकार है हमारा कि हमारे सोचने से सब चीज़ें हो जाएंगी या हमारे करने से सारी चीज़ें हो जाएंगी, ये तो अपना अहंकार है। लेकिन अपनी जिम्मेदारी इतनी ज़रूर है कि आप और मैं वो तो कर दें जो हम कर सकते हैं। समस्या ये है कि लोग वो भी नहीं कर रहे जो वो कर सकते हैं और फिर जो नहीं हो रहा ज़िंदगी में उसकी कंप्लेंट करते हैं। तो इस स्टोरी का मतलब यही है कि हर आदमी अपने आप से एक सवाल पूछे कि क्या मैं वो कर रहा हूँ जो मैं कर सकता हूँ। और ज़्यादातर आप देखिए अगर ये प्रश्न अपने आप से कोई पूछे ना कि क्या मैं वो कर रहा हूँ जो मैं कर सकता हूँ, उसका जवाब आता है ना। लेकिन बाकी वो क्यों नहीं कर रहे जो वो कर सकते हैं, ये शिकायतें बहुत होती हैं। तो वहाँ फिर मैं ये स्टोरी यूज़ करके लोगों से कहता हूँ यार कि अपने हिस्से का काम तो करो, अपना खेत तो तैयार रखो,